भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के कौन से केसेस पाए जाते हैं? अगर हम बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में पैंक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तनाव और डिप्रेशन से भी कैंसर होता है? बिल्कुल सर, एनीथिंग विच यू ड्रिंक, विच यू थिंक, विच यू ईट एंड योर सराउंडिंग्स, वो सारी चीजें कैंसर कर सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि कैंसर भी जेनेटिक्स से ट्रांसफर होके बच्चों में माँ बाप से आ सकता है? यस, कुछ जेनेटिक होते हैं कैंसर, 4 to 5% कैटेगरीज में आते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सर, क्या वो सारी गांठें कैंसर का रूप होती है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सारी गांठें कैंसर नहीं होती, लेकिन कैंसर में गांठ जरूर हो सकती है। मोबाइल से भी कैंसर होता है? बिल्कुल, हर वो चीज जो रेडिएशन छोड़ती है, रेडिएशन वो कोई भी चीज हो सकती है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या प्रदूषण से भी कैंसर होता है? प्रदूषण से मोस्टली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है, आपका लंग्स का, गले का और माउथ के ओरल कैविटी के जो कैंसर वो है वो हो सकते हैं, जो बेसिकली धूम्रपान से और स्मोकिंग की वजह से होती है। बिल्कुल हो सकता है, एनीथिंग कैन कॉज कैंसर। आप हो सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल शेखावत। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के इस पॉडकास्ट में। हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री जितेंद्र तंवर जी। सर नमस्ते, कैसे हो सर? नाइस टू मीट यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन सर। हमारे आज के पॉडकास्ट का विषय है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस भी आदमी को होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। जिसे भी कैंसर डायग्नोसिस होता है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। और कैंसर के बारे में हमारे समाज में कुछ ऐसे झूठ फैले हुए, कुछ ऐसे इलाज फैले हुए हैं जो कि ठीक नहीं है। आज उन सभी मिथक, सच्चाई और कंफ्यूजन के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि सर, कैंसर क्या होता है और कैंसर कैसे करता है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा बताया हमारे दर्शकों को कि कैंसर शब्द, जैसे ही ये शब्द आता है रिपोर्ट के ऊपर या फिर प्रिस्क्रिप्शन पेपर के ऊपर या फिर मरीज से बात कर रहे होते हैं, तो इसमें एकदम से ब्रेकिंग ए बैड न्यूज होता है। ये बैड न्यूज ब्रेक करता है डॉक्टर, और ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, हर लेवल पे एक ऐसे जैसे तूफान आ जाता है। तूफान आ जाता है इस न्यूज को सुन के, और आदमी सोचता है मैं ही क्यों, मुझे ही कैंसर क्यों। वो कंपेयर करता है। अब आपने जैसे पूछा कैंसर क्यों होता है, कैंसर की कुछ फैक्टर्स हैं जो नॉन है, जिससे हमें चलता है कि कैंसर क्यों हो रहा है। उसमें फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक्स है, हेरेडिटरी फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शन है। उसके बाद कुछ इडियोपैथिक होते हैं जिनके कारण का ही नहीं पता चल पाया। ये तो कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हम बात करें लंग कैंसर की, तो मोस्ट कॉमन कारण क्या है लंग कैंसर का? स्मोकिंग है। लेकिन जो बंदा स्मोकिंग नहीं करता उसको भी लंग कैंसर हो सकता है। तो इसके कुछ अदर रीजन है। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से कैंसर होता है। लेकिन आज के दिन हमारा खान पान, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सभी चीजें की जो है वो कैंसर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन बन गई है। और इसीलिए कैंसर जो है दैट इज द सेकेंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बाद, हार्ट की बीमारियों के बाद, कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द ग्लोब। यस, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एज ग्रुप को अफेक्टेड था वैसा। सर, जैसे शरीर में बहुत सारी गांठें हो जाती है, जब शरीर में कोई भी गांठ होती है तो सर, क्या वो सारी गांठें कैंसर का रूप होती है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सारी गांठें कैंसर नहीं होती, लेकिन कैंसर में गांठ जरूर हो सकती है। अगर हम बात करें अपनी सुपरफिशियल स्किन की या हमारी एक्सटर्नल बॉडी की, तो उसमें आप देखोगे ग्लाइकोमा, फाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, सेबेशियस सिस्ट, गैंग्लियोम, ऐसी कई स्वेलिंग्स होती हैं जो बॉडी के अंदर आपको दिखाई देती हैं। इनमें से कोई भी कैंसरस नहीं होती। तो इसीलिए हमें जब भी कोई गांठ होती है तो आदमी के दिमाग में पहला विचार जो आता है वो विचार आता है कैंसर का, कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं हो गया। पहली चीज यही दिमाग में आती है जो ध्यान में रखनी होती है। और उसी डर की वजह से या तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है या डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन सही समय पर सही जांच करवा के, जैसे हो सकता है इसके लिए एक्सरे की जरूरत पड़े, अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़े,
ओके, और एफएनएससी करवानी पड़े या बायोप्सी करवानी पड़े, तो ये टेस्ट करवा के ही हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कैंसर है या नहीं है। कईयों को अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है कि ये लाइपोमा है, न्यूरोफाइब्रोमा है, फर्दर टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। और कई बार सस्पिशियस होती है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि सस्पिशियस, नीड फर्दर एवेल्युएशन, एफएनएससी करवाओ, बायोप्सी करवाओ, तो उसकी जरूरत पड़ती है पता लगाने के लिए। लेकिन हाँ, सारी गांठें कैंसर नहीं होती दर्शकों के लिए, लेकिन कैंसर में गांठ जरूर हो सकती है। सर जैसे आपने बताया कि भाई बिनाइन, मैलिग्नेंट, मेटास्टेसिस ऐसी कैंसर की टर्म्स होती हैं, तो सर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि बिनाइन, मैलिग्नेंट और मेटास्टेसिस में मुख्य रूप से क्या अंतर है? देखिए, जो भी कोई ग्रोथ होती है, जो भी स्वेलिंग है, वो दो तरह की होती है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब होता है सॉफ्ट है, इनोसेंट है, शांत है, शांत स्वभाव की है, फैलने वाली नहीं है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है नोटोरियस है, कार्सिनोजेनिक है, और क्या है, ये मेटास्टेसिस हो सकती है। जब ये मैलिग्नेंट कंडीशन, जैसे किसी को मैलिग्नेंसी होगी ब्रेस्ट की, या होगी पेट की, या होगी ब्रेन की, तो वहां से लेके वो दूसरे स्थान पे चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। जो लिम्फेटिक और वेस्कुलर स्प्रेड की वजह से हेपेटोलिनियस या लिम्फेटिक स्प्रेड जो हम बोलते हैं, वो स्प्रेड होता है। जब गांठ एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैल जाती है, जो कैंसर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनांजियोसिस, क्योंकि उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल गई। अब वो भी डिपेंड करता है, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, अब वो लोकल स्प्रेड कहाँ पे हुआ, एक्सिलरी लिम्फ नोड में हुआ, लेकिन एक्सिलरी लिम्फ नोड के बाद भी वो लंग्स के अंदर हो गया, या पीछे हमारा किस में हो गया, रीढ़ की हड्डी में हो गया, वर्टेब्रल कॉलम में हो गया, तो वो एक्सटेंसिव स्प्रेड हो गया। लेकिन लोकल स्प्रेड है तो उनको निकाला जा सकता है। लोकल और एक्सटेंसिव, वो भी डिस्टेंस स्प्रेड की जरूरत है। लेकिन फैलना मतलब उसने एक जगह से दूसरे स्थान पे चली गई है, जो इलाज में जो है वो ऑलरेडी लेट हो गया है। अब वो फर्स्ट स्टेज में नहीं है, हो सकता है सेकंड स्टेज में हो सकता है वो थर्ड स्टेज में हो, जिसको टैकल करना वो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि जैसे बीड़ी से, सिगरेट से, तंबाकू से कैंसर होता है, और आजकल हमारे समाज में एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड युवाओं के अंदर चला हुआ है, जिसे हुक्के का ट्रेंड कहते हैं। युवाओं का यह मानना था कि हुक्के से कैंसर नहीं होता। तो सर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या हुक्का भी उतना ही ज्यादा कैंसर कारक है जितना कि बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट होती है? ठीक है, अगर हम बात करें, कोई बंदा एक विस्की पी रहा है या रम पी रहा है, अब वो बोलेगा मैं विस्की रम ना पी के मैं पी रहा हूँ बियर पी रहा हूँ, तो उसका इफेक्ट भी उतना ही आएगा। हो सकता है उतनी पोटेंशिएट ना हो। तो बीड़ी किसी न किसी तरह से धुआं तो शरीर के अंदर जा ही रहा है। आप स्मोकिंग करो, बीड़ी पियो, हुक्का पियो, सभी के साइड इफेक्ट हैं, सभी आपको लंग कैंसर की तरफ प्रदर्शित करते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर के कारण 7 से 10% तक एक्स्ट्रा हो जाता है। और लंग कैंसर पैंक्रियाटिक कैंसर के बाद युवा वर्ग में मोस्ट कॉमन है। और ये युवा वर्ग जो एज आती है 20 से लेके 50 साल तक, जो अपनी फैमिली की उस टाइम पे मिडल बोर्न होते हैं, अगर इन्हीं को कैंसर हो गया तो पूरी जो हमारा जो परिवार है उसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो हिल जाती है। परिवार तो यही संदेश है युवाओं को, कोई किसी भी प्रकार का धूम्रपान ना करे, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो सिगरेट हो, या फिर चाहे वो हुक्का, सारी चीजों को वो अवॉइड करे एब्सोल्युटली। इसीलिए आपने देखा होगा हर पैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो तंबाकू हो, किसी भी प्रकार का, सबके। क्या शराब से भी कैंसर हो? बिल्कुल, शराब से भी कैंसर होता है। शराब भी कार्सिनोजन एक फैक्टर्स में आता है। अगर हम बात करें एस फैक्टर की, तो साल्मन फिश एक फिश होती है, उसकी वजह से भी स्प्रिट मतलब अल्कोहल के अंदर में वो आता है। साल्ट की वजह से, एक्सेसिव साल्ट लेने की वजह से भी कैंसर हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से कैंसर होता है। सर जैसे हमारे वातावरण में आपने बताया कि हर रोज आदमी 20 से 30 सिगरेट के बराबर प्रदूषण इनटेक कर रहा है, तो सर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या प्रदूषण से भी कैंसर होता है? प्रदूषण से मोस्टली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है, आपका लंग्स का, गले का और माउथ की ओरल कैविटी के जो कैंसर वो है वो हो सकते हैं, जो बेसिकली धूम्रपान से और स्मोकिंग की वजह से होते हैं। बिल्कुल हो सकता है, एनीथिंग कैन कॉज कैंसर। आप रोड साइड खाना खा रहे हैं, एक्सेसिव बर्न है, जलाया गया, मतलब रोस्टेड खाना नहीं खाते कई लोग, भाई इसको थोड़ा फ्राई कर देना और जला देना, इसको रोस्ट कर देना, तो वो चीजें भी कैंसर करती है।
सर जैसे मोबाइल फोन हमारा आज जीवन का एक ऐसा हिस्सा हो गया है कि हम खाना खाते हैं दो मोबाइल, फ्रेश होने जाते हैं दो मोबाइल, टॉयलेट में जाते हैं दो मोबाइल, टीवी देखते हैं दो मोबाइल, उठते हैं दो मोबाइल, सोते हैं दो मोबाइल। क्या मोबाइल से भी कैंसर होता है सर? बिल्कुल, हर वो चीज़ जो रेडिएशन छोड़ती है, रेडिएशन वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, आपका कोई गैजेट हो सकता है या कोई आपने ट्रांसमीटर लगा रखा है या आपके घर के बाहर टावर लगा हुआ है, तो हर चीज़ जो रेडिएशन छोड़ती है उसका कहीं न कहीं मोबाइल पे इम्पेयरमेंट आता है। कोई दैट कैन पोस्ट दैट्स सर जैसे आजकल मोबाइल के टावर लगाए जा रहे हैं, ऐसा देखा गया है कि जिस भी घर के आसपास टावर लगा होता है वहाँ के आसपास के घरों में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा आजकल बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि इन डाटा सेंटर से, इन मोबाइल टावर से कैंसर होता है? और अगर होता है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन सब के ऊपर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, लोगों के द्वारा एक ऐसे डाटाबेस का अध्ययन करवाया जाना चाहिए जो इनकी वास्तविकता पर स्टडी कर सके और जो भी पैरामीटर्स उनको ठीक करने के लिए यूज में लाए जा सकते हैं उन सब के ऊपर अमल होना चाहिए। देखिए, एविडेंस अगर हम देखें वो तो स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास के लोगों को कितनी ये मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं या लक्षण आए हैं, तो वो उसी चीज़ पे रेडिएशन का कैंसर करने में इफेक्ट जरूर है। सच ये वो किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, रेडिएशन उन्हें अडेप्टेबल डोज पे करनी चाहिए, क्या वो ट्रांसमिट तो नहीं हो रही है, घरों से दूर लगानी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा डेमोग्राफिक डाटा आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है कि वो कैंसर ज़्यादा मात्रा में करें, तो डेफिनेटली उनको शॉर्ट आउट किया था। अब जैसे हम बात करते हैं एक्सरे रेडिएशन, एक्सरे की, तो एक्सरे से भी कैंसर होता है। लेकिन अब मेरी छाती में दिक्कत है, मेरी हड्डी टूट गई है, तो मुझे एक्सरे तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो इसीलिए मिनिमम एक्सपोजर करना चाहिए और फ्रीक्वेंटली लोगों को एक्सरे नहीं करवाने चाहिए। जैसे थोड़ी सी दिक्कत होगी, सीटी स्कैन करवा लिया, ऐसे नहीं करवाना चाहिए। एक्सरे नहीं करवाने चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करवाने चाहिए। और जब उन्हें लगे कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तभी करवाएं। अननेसेसरी एक्सपोजर किसी भी रेडिएशन का हैजर्डस है। तो जैसे आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या तनाव और डिप्रेशन से भी कैंसर होता है? बिल्कुल सर, एनीथिंग विच यू ड्रिंक, विच यू थिंक, विच यू ईट एंड योर सराउंडिंग्स, वो सारी चीजें कैंसर कर सकती है। आप क्या खा रहे हैं, क्या आप पी रहे हैं, क्या आपकी सराउंडिंग्स है, क्या एनवायरमेंटल थिंग्स, वो सारी कैंसर को कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकती हैं। एग्जैक्टली 100% कैंसर करे ना करे, लेकिन वो उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। सर जैसे बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो माता से पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, जिन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं या विरासत में मिले हुए रोग बोलते हैं। तो सर क्या ऐसा मुमकिन है कि कैंसर भी जेनेटिक्स से ट्रांसफर होके बच्चों में माँ बाप से आ सकता है? ये स्कूल जेनेटिक होते हैं कैंसर 4 to 5% कैटेगरीज में आते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के कौन से केसेस पाए जाते हैं और मेल्स में सबसे ज्यादा होने वाले कॉमन कैंसर कौन से और फीमेल्स में सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर कौन से थे और ऐसे कौन सी कैंसर है सर जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन आते? अगर हम बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में पैनक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इसके अलावा ओरल कैविटी, जो लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, तंबाकू, ओरल कैविटी के कैंसर, माउथ के कैंसर, तो ये सारे मोस्ट कॉमन है। वही बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और पुरुषों का एक और कैंसर है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, देन गर्भाशय मुख कैंसर जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये मोस्ट ऑफन पाई जाती है। मेल्स के अंदर जो मोर डेडली हो पैनक्रियाटिक कैंसर। मैंने तो कभी जीवन में भीड़ ही की कि नहीं, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हो गया? इस सवाल का क्या जवाब है? ऐसा बिल्कुल सही है। कई बार जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं या कोई ऐसा टेस्ट करवाते हैं, या कि आपने मूवी देखी होगी बहुत फेमस मूवी, कौन सी थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उसमें वो कौन होता है किरदार जो होता है, उसको क्या आता है, थोड़ा नहीं दौरा नहीं आता, उसको आती है फांसी। और फांसी में उसके क्या आता है, खून आता है। फांसी में खून आता है, तो फांसी में खून आ रहा है जो हमारा या तो टीबी का कारण होता है, निमोनिया का होता है, तीसरा जो कारण होता है कैंसर का होता है, फिर कैंसर, फांसी में खून।
तो जब उसे खांसी में खून आता है, जब उसकी टेस्टिंग की जाती है सारी टेस्ट, तो उसमें क्या निकल के आता है? कैंसर निकल जाता है लंग्स का। तो वो कैंसर जो होता है उस टाइम पे जो पूरी एकदम से न्यूज़ जो मिलती है उस साइड को वही कोई प्रभाव नहीं चला होता। इतना एकदम से दबाव होता है पेशेंट को ऊपर को कि आप ही सोचता है कैंसर मतलब क्या है। ये हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए हमें नहीं पता, ये करस कुछ भी आ रहे हैं, लेकिन अगर तुझे पता लग जाए कि जीवन ही 10 दिन का बचा है, 15 दिन का बचा है, तो वो जो स्ट्रेस माइंड पे आता है दैट इज गोइंग टू बी इन दैट टोटल लाइफ। सर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर या बहुत सी संस्थाओं के द्वारा अक्सर यह धारणा फैलाई जाती है कि अगर कैंसर है या कोई गांठ है उसे छेड़ना नहीं चाहिए, उसकी जांच करवानी चाहिए, छेड़ने से कैंसर फैल सकता है, छेड़ने से कैंसर बढ़ सकता है। तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है? आपने बिल्कुल मतलब एक दो-तीन नस पे हाँ कर दिया है सोसाइटी की। और मतलब आम लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि सभी गांठें हमने जैसे बात की थी कैंसर नहीं होती। अब उस बात का पता कैसे चलेगा ये कैंसर है या नहीं है? अब मैं कहीं भी एक रस्सी डालूं, उस रस्सी को मैं बोल दूं सांप है और आप बोलोगे क्या है? रस्सी है। इसको प्रूव कौन करेगा? उसको इलाके देखना पड़ेगा, एक्सरे हो छेड़ना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर उससे होगी तो ठीक है, उससे नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा? आप खोज कराओगे या फिर आप क्या करोगे? किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे, किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे, आप डेफिनेटली ये काम करोगे। तो वैसे ही कुछ टूल्स है मेडिकल साइंस जिसकी एफएनएससी बायोप्सी करने से, सैंपल लेने से ये पता चलता है उसके अंदर ये सेल्स हैं कैंसर की या नहीं। तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप उसको रस्सी को सांप भी नहीं समझ सकते जब तक आप टेस्ट नहीं करवाओगे। आपके दिमाग में वो बना रहेगा, डर बना रहेगा, खौफ बना रहेगा, लेकिन एक बार टेस्ट हो गया तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 50% पॉसिबिलिटी है। 50% पॉसिबिलिटी हो। अब आप इंडिया में स्किल है तो पॉसिबिलिटी 50% क्या है? इंडिया जीत जाएगी। 50% क्या है? पर उसकी टीम जीत जाएगी। ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटी है मैच वही ड्रॉ भी हो जाए, ड्रॉ भी हो जाए। तो वो ड्रॉ होना कब होता है? जैसे हमने टेस्ट भी करवा दिया तब भी क्वेश्चन मार्क आ गया तो ड्रॉ है, फिर भी पता भी नहीं चल पाए कैंसर है या फिर ये नॉर्मल है, तो बराबर ही हो जाता। तो उसके लिए फिर एक और दिया जाता है ना, जो भी प्लान किया जाता है उनको वैसे ही हम कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करवाते हैं। एफएनएस की बायोप्सी, आईएचसी, पैट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मदद करते हैं पता लगाने में कैंसर है या नहीं। और ये टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, नहीं तो एक ड्रामा ही रहेगा। अब ये आदमी मेरे कोई मान लो मेरे पास कोई पेशेंट आ गया, उसने मुझे कोई गार्ड दिखा दी। अब मैंने उस गार्ड को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल दिया ये कैंसर नहीं है, क्योंकि मैंने 1000 केसेस 15 साल की कैरियर भी देख रखी। पर ये गार्ड वाले जो ही कमेंट दो सही को मैं क्लिनिकली एग्जामिन करते हुए मैंने देखी। अगर मुझे डाउट है तो मेरी मदद कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन जो कर लो वैसे करते हैं। मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा, अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं हुआ तो मैं एफएनएससी करवाऊंगा या फिर एक्सिस बायोप्सी। वही को करवाने में कोई भी नुकसान नहीं है, मरीज को ये करवानी चाहिए। अगर आपका डॉक्टर आपको लग रहा है डाउटफुल है, हो सकता है डाउटफुल है, हार्ड बंदा हो सकता है, एक्सपीरियंस प्रोफेशन है, वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है उसके इतने पेशेंट देखे हैं, उसकी एजुकेशन क्या, सारी चीजें डिपेंड करती है। तो आप छोटा सा काम ही सही ओपिनियन ले लीजिए। आपको लग रहा है एफएनएससी नहीं करवाना चाहते तो टेक द सेकंड ओपिनियन। अगर 2 या 3 ओपिनियन की बात हो गई तो सच की होगी डेफिनेटली यही। सब मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर कौन-से होते हैं? फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर कौन-से होते हैं? और ऐसे कौन से कैंसर हैं जो मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं? यस, दोनों में तो मोस्ट कॉमन हो सकते हैं। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कैंसर जो हमारी बड़ी इलाका लैट्रिन के रास्ते के होता है, और सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग कैंसर होता है, क्योंकि हर आदमी जब लैट्रिन के रास्ते खून आता है तो उसको क्या समझता है? नहीं, बवासीर। और उस बवासीर में कई कैंसर मिस हो जाते हैं, क्योंकि हम जब भी बवासीर होती है एक एक्सपर्ट को कौन दिखाते हैं? सबसे पहले कहा जाते हैं मेडिकल स्कोर पे हमें 3 दिन की दवाई देती है, काम मिल जाता, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन महीने बाद दुआ से हो जाती है और हमें पता लगता है कि कोई गांठ बन गई या कुछ हो गया, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो 1 महीना डिले हो गया। उसके बाद महिलाओं की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और उसके बाद ये ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर और मोस्ट कॉमन, और मेल्स के अंदर पैरिफेरल कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैविटी के कैंसर ये कॉमन है। सर जैसे आजकल एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई आप रिपोर्ट भेज दो, ऑनलाइन रिपोर्ट भेज दो,
और ऑनलाइन रिपोर्ट देख के कैंसर की दवाई ऑर्डर की जा रही है, लोग उसको मंगा भी रहे हैं। तो सर इन चीज़ों में आप कैसे देखते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई ऑनलाइन रिपोर्ट देख के कैंसर की दवाई घर तक पहुंचा सके, वो मरीज उससे ठीक हो सकता है क्या? देखिए, हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है। आपको देखना सोर्स के इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, वैलिडिटी उसकी देखनी है। अगर हम बात करें हमारी जो मतलब साइंस है, जो हमारी आयुर्वेदिक साइंस है, उसमें क्या लिखा है, वहां पे कहीं भी आपको ऑनलाइन का जिक्र नहीं मिलेगा। वहां पे क्या लिखा है, गुरु शिष्य परंपरा। क्या है? गुरु शिष्य परंपरा। और मरीज को भी सामने देख के ही जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जैसे हम मॉडर्न साइंस में बात करते हैं, वो पल्स चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, परकशन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं, स्टेप्स होती हैं एग्जामिन की, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। वैसे ही आयुर्वेदिक साइंस में भी मेथड्स लिखे हैं। उस मेथड्स में लिखा है नाड़ी, जीवा, दृक, स्पर्श, आकृति, ठीक है, मला, मूत्र, ठीक है। तो ऐसी जो है 8 फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो हमें एग्जामिन करने होते हैं। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पर्श। क्या है? स्पर्श। अब किसी को गांठ है, जब तक आप उसको टच करके नहीं देखोगे वो मोबाइल है, नॉन मोबाइल है या ई मोबाइल है, सेकंड पेनफुल है, नॉन पेनफुल है, ठीक है, उसका टेक्सचर क्या है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ओके, उसकी क्या है इंटरनल, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो ये सारी चीजें जब तक आप चेक नहीं करोगे आप कैसे पता लगा सकते हो कि, और ऑनलाइन आप उसकी दवाई भेज रहे हो तो कितना आपको लगता है कि वो फायदा करेगी। उसमें क्या है, आप पूरा 100% जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे पेशेंट के साथ। जब तक पेशेंट आपके पास आए, जब तक आप उसको कंसल्ट करोगे तो 100% उसमें क्या है, जस्टिफिकेशन मरीज के साथ नहीं होगा। वहां पे आप देखोगे रिजल्ट जो है, आपके एफर्ट जो है वो फिटाइल होते हैं, ये चीज। और आपने एक और चीज मेरे से पूछी कि अगर किसी को पैरासीटामोल के बारे में पता है, आपको पैरासीटामोल पता है, हमारे दर्शकों को सबको पैरासीटामोल पता है। हाँ, तो पैरासीटामोल का मतलब ये नहीं है पैरासीटामोल पता है तो पूरा एमबीबीएस पता है, यही है। तो क्या आपको कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पता है, जैसे हल्दी है, अजवाइन है, अदरक है, लहसुन है, गार्लिक है। आप देखो भी हर इन्फ्लुएंसर वो 5 चीजें उठाता है और क्या करता है, उसको सोशल मीडिया पे पीस दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तब क्या उनको पूरे आयुर्वेद का ज्ञान है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो चीजें हैं ये हमारे घर में, हमारी संस्कृति में ही है। मेरी मदर यूज कर रही है, दादी ने यूज किया, परदादी ने यूज किया, ये हमारे घर में यूज हो रही है डेली बेसिस पे, हम इनको यूज कर रहे हैं। सर जैसे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है भाई, सोरस पी लो, काढ़ा पी लो, जूस पी लो, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस ले लो, हल्दी की गांठ भूनकर पी लो, ऐसे नुस्खे बहुत ही ज्यादा प्रसारित है। तो सर आयुर्वेद में कैंसर का क्या इलाज है और ऐसे कौन से मिथक है जो समाज में आयुर्वेद से संबंधित फैले हुए? आपने ये बिल्कुल सही कहा। जब हमारे वेदों में लिखा हुआ है, जो हमारे 3 टेक्स्ट आयुर्वेद के, जिनको बाइबल या गीता बोला जाता है या पुराण बोला जाता है आयुर्वेद की हम बात करें तो, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय और अष्टांग संहिता, उनके अंदर जो क्लासीफाई किया गया डिजीज को, क्योरेबल, इनक्योरेबल, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो साध्य असाध्य। जो साध्य है वो सुख साध्य है और याप्य। सुख साध्य मतलब आराम से बिल्कुल 3-4 दिन में, 5 दिन में ठीक हो। या क्या मतलब, यस एग्जैक्टली, या क्या थोड़ी लंबी चलनी। अब असाध्य के अंदर जो है वो है क्रिच, ठीक है, शस्त्र साध्य, मतलब जो किससे होगी, शस्त्र से, सर्जरी से ठीक होगी। या फिर असाध्य हो रहा है जो ठीक ही नहीं होगी। जब 5000 साल पहले वो शब्द यूज किया गया है तो अभी के लोग कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं? इसका क्लेम का एक ही मतलब है, या तो ये स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, या उन डिजीज को एक्वायर करने की कोशिश है जो और दूसरी साइंस करे कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन चीजों को एक्वायर करने की कोशिश जो है वो की गई है। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है ये क्या है, लोगों को मतलब एक तरह से गुमराह किया जा रहा है। तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोग जब भी कोई ऐसी बीमारी की दवाई लें, ऑनलाइन या दूसरे माध्यम से, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें नजदीकी, सेकंड ओपिनियन जरूर लें, तभी इन दवाइयों में जाए, ताकि समय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, गोल्डन टाइम की, उसको यूटिलाइज कीजिए। सर मान लीजिए परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है तो जो बाकी सदस्य है उनको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे कैसे अपने परिवार के सदस्य पर ख्याल रखना चाहिए? मेंटल सपोर्ट सर,
मोरल सपोर्ट वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आदमी जो है वो टूट गया होता है। एक फेमस कोटेशन है, एक फेमस थ्योरी है, वहां पे जब भी कोई बैड न्यूज होती है, सपोज करो मुझे कुछ भी कोई बीमारी होगी या कुछ हो गया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिनाइल। 5 या 10 दिन तक मैं क्या करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, डिनाइल। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने मूवीज पे देखा है, जैसे किसी सडन लॉस हो गया किसी का फैमिली मेंबर का, तो क्या करते हैं तुरंत, नहीं ये नहीं हो सकता। सेकंड एंगर क्या होती है, एंगर, गुस्सा फूकता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड टू मी, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, वो के साथ क्यों नहीं हुआ। वो कम उम्र का था, वो उम्र उसकी कम थी, वो सिर्फ 20 साल का था या फिर 40 साल का था, शादी भी नहीं होती, या शादी हुए ही 1 महीना हुआ था, या शादी हो गई कि सिर्फ बच्चा हुआ था, उसकी डेथ कैसे होगी। तो ये एंगर, बार्गेनिंग भगवान से कहते हैं, बार्गेनिंग ईश्वर से या किसी भी सुपर नेचुरल पावर से रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार उसको वापस ला दो, क्या कर दो, एक बार वापस ला दो, इसको बोलते हैं बार्गेनिंग। उसके बाद जो हमारा आता है फेज, आता है डिप्रेशन। हम चुप हो जाते, शांत हो जाते, नहीं भाई ये तो होश होता, हमें रियलाइज हो जाता है ये होश होता, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, बैगियर नहीं है, देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव फिनोमेना। और लास्ट में हमारा आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। तो उस डिनायल से लेके एक्सेप्टेंस तक मरीज की मदद कौन कर सकता है, परिवार, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर, जो भी अवेलेबल है, ब्रदर है, सिस्टर है, या नजदीकी फ्रेंड्स हैं जिनके वो क्लोज है, या फिर जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो वो लोग ये सारी आपस में मदद कर सकते हैं। एंड दैट सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। एक सपोर्ट की वजह से तो है हमारी बॉडी के अंदर इतना डिफेंसिव मैकेनिज्म आता है, कई बार हम बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों को आपने सुना होगा, कहते हो क्या बोलते हैं, जब भी कोई लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाए। पूरी सपोर्ट की ढानस बनाते हैं, हालांकि पता उन्हें भी है ये रिवर्सिबल फिनोमेना है, लेकिन वो पॉजिटिव रहते हैं। सर जैसे आपने बताया भाई इस तरह का कैंसर होता है, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा कैंसर हो जिसमें किसी प्रकार का दर्द ही ना होता, वह कौन सा कैंसर है? यस, बिल्कुल ऐसे कैंसर होते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता। अगर हमारी बॉडी के नॉन सेंसिटिव पार्ट की मैं बात करूँ, जैसे ब्रेन के अंदर ही कैंसर डेवलप होगा, तो आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलेगा। आपको पता तब चलेगा कि उसका मास बढ़ रहा है। अगर छोटा मोटा पड़ा होगा तो पता ही, हम मेरी ब्रेन के अंदर कैंसर, मुझे नहीं पता चलेगा। मेरे को तब पता चलेगा जब उल्टी आएगी, सिर दर्द होगा, वो तब होगा जब उसका साइज एक्सपैंड होगा। ऐसे ही कोलोन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो नॉन सेंसिटिव है, नॉन सेंसिटिव एरिया है। ऐसे ही इसोफेजियल कैंसर है, तो अगले स्टेजेस में वहां पे आपको पेन नहीं होगा, तो दर्द की बात ही ना करिए। कई बार क्या होता है, हमने एमआरआई करवाई ब्रेन की, एमआरआई में कैंसर आ गया और मरीज बोलता है डॉक्टर साहब मुझे तो दर्द ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो डॉक्टर को क्या बोलता है, इसको कुछ पता नहीं है, शी विल टेक द सेकंड हो गया, लेकिन फैक्ट्स को चेंज नहीं। सर कैंसर की जो आपने जांचें बताई, बायोप्सी बताई, भाई आईएसपी बताई, पैट स्कैन बताया, सीटी स्कैन बताया, तो सर मैं 2 मिनट आपसे एक क्वेश्चन के बारे में जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी जांचें हैं जो कैंसर के लिए करवाई जा सकती? देखिए, जो नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं, अगर हम बात करें, सबसे पहले एक्सरे, अगर छाती में कोई गांठ है या बोन के अंदर कोई गांठ है, एक्सरे में आ जाएगी। अब ये पता चले सिर्फ गांठ है, अब ये कहाँ तक फैली हुई है, एक्सटेंट क्या है इसका, किस किस वेजल के अंदर हुई है, तो हम क्या करवाएंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई। क्या करवाएंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई करवाएंगे। एमआरआई की कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक इंजेक्शन डाई जाएगी, वो देखेगी डाई कहाँ तक फैली हुई, जिससे हमें पता चले कहाँ तक रास्ता है। उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ती है तो कई बार हम करवाते हैं पैट स्कैन। पैट स्कैन शरीर में कहाँ कहाँ फैल चुका है, ये कौन सी स्टेज का, तो हम क्या करवाते, पैट स्कैन क्या है एग्जैक्टली, वो सीटी है, क्या है, सीटी है एक तरह का, इसलिए पैट सीटी हिला रहता है, पॉजिटिव इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी। पैट सीटी होता है वो होल बॉडी का होता है, पूरी बॉडी का पता लग जाता है एक शॉट में। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे छाती में हो गया, हमने छाती का सीटी स्कैन करवाया, अब हमारे डाउट हो गया पेट का करवाए, तो बार बार जो डाई जाती है उसकी हमेशा पूरा पैट सीटी करवा दिया जाता है। अब सेल्स जो है वो कैंसरस है या नहीं है, उसके लिए बायोप्सी होती है। और कीमोथेरेपी डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आईएलसी करते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री। सर क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कोई ब्लड टेस्ट कराएं और उससे भी हमें कैंसर का पता चल सके? यस, बिल में पता चल सकता है। कुछ मार्कर है, जैसे CA125 है, CEA99 है,
प्रोस्टेट का कैंसर है, प्रोस्टेट के अंदर PSA करवाते हैं हम। जैसे किसी पेशेंट को प्रोस्टेट आ गया तो हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, सिर्फ PSA करवाते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। सर जैसे आपने बताया कि भाई कैंसर का इलाज किन किन तरीकों से हो सकता है, और 5000 साल पहले जो आचार्य सुश्रुत जी थे, आचार्य चरक जी थे, उन्होंने क्या अपने ग्रंथों में कैंसर का उस समय के हिसाब से वर्णन किया है, और अगर किया है तो क्या आज जो इलाज कैंसर का हो रहा है और उस समय जो कैंसर का इलाज होता था उसको आपस में हम कैसे कोरिलेट करके देख सकते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात करें कैंसर की तो कैंसर 5000 साल पहले भी था, अब भी है और 5000 साल बाद भी रहेगा। टेक्निक से हमने सिर्फ पता लगाया है हम कितना जल्दी उसको पकड़ सकते हैं। पहले हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं थी तो हमें कैसे पता चलेगा? लक्षण से। किससे पता चलेगा? लक्षण से। मरीज के अंदर क्या लक्षण आते हैं उनसे हमें पता चलेगा। आजकल हम क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड तो करवाते हैं किसी और वजह के लिए या रूटीन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हमें पता चल गया कि पेशेंट को क्या है, कैंसर। कैंसर उन चीजों में आयुर्वेद में भी वर्णन है अर्बुदा करके। अर्बुद अर्बुद का मतलब होता है गांठ, कोई गांठ है। अब वो गांठ कौन सी एक वर्ड यूज किया गया, कर्कट अर्बुदा। ये है कर्कट अर्बुदा क्या है? मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर है। उस टाइम पे भी उन्होंने शब्दों का यूज किया सादे यापिया प्रत्याकीय, मतलब इजिली क्योरेबल, नॉन क्योरेबल। तो इसका मतलब कुछ बीमारियां 5000 साल पहले की थी जो ठीक नहीं होती थी। अरिष्ट लक्षण आते थे, उसमें भी क्या आते थे? अरिष्ट लक्षण आते थे। लेकिन आज के दिन है क्या है, कुछ लोग सारी बीमारियों को ठीक करने का क्लेम करते हैं। तो इसका मतलब उन्हें या तो आयुर्वेद नहीं बताया पूरा या फिर वो या मॉडर्न साइंस नहीं ज्यादा। हाँ, या हो सकता है वो चरकाचार्य, आचार्य सुश्रुता और जितने भी हमारे जो लीजेंस हैं आयुर्वेद के, जो हमारे जो आचार्य हैं, उनको वो क्रॉस कर गए, ये उनको कुछ नहीं समझते। सर जैसे आपने अभी बताया कि भाई कैंसर के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लोगों के ऊपर, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से असर आपका है, तो सर क्या ऐसा मुमकिन है कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर भी कैंसर जैसे रोग इसमें भाई फैल सकते हैं, या इनका पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर क्या रिलेशन होता है? आपने सही कहा। अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल ठीक नहीं थी, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। लेकिन एक जो बच्चा पैदा हुआ है जिसकी उम्र 4 साल है, उसको कैंसर हो गया है, तो उसको क्या कहेंगे आप? उसने क्या स्मोकिंग कर ली, उसने ड्रिंक कर लिया, उसने अल्कोहल कर लिया? नहीं किया। कई चीजों के साइंस के पास अभी जवाब नहीं है। साइंस जो है सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% चीजों को समझ, जिसको बोलते हैं आइसबर्ग फिनोमेना। कभी आपने देखा है पानी के गिलास के अंदर आइस क्यूब डाल के, तो आइस क्यूब जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा दिखाई देता है और ज्यादा आइस जो है वो पानी के अंदर रहती है। इसको बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना। मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्षम ही अल्पम है। एक आयुर्वेद के अंदर बहुत ही फेमस कोटेशन है, प्रत्यक्षम ही अल्पम, दैट वी सी विजुअलाइज इज वेरी लिटिल, अप्रत्यक्षम ही अल्पम, व्हाट वी कैन नॉट सी और विजुअलाइज इज ह्यूज। मतलब साइंस ने जो देखा दैट इज वेरी लिटिल, जो देखना बाकी है, yet to explore, yet to discover, yet to find out उस ह्यूज। तो यस, जैसा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे संबंधित ये है कि विज्ञान ने जो आज तक एक्सप्लोर किया है वो सिर्फ 2%, बिल्कुल सर। बाकी 90% एक्सप्लोर होना बाकी है। बाकी ऐसा तो अभी ऐसा है इन फ्यूचर अगर कभी कुछ ऐसा एक्सप्लोर हुआ तो उससे भी कोई रिलेशन कुछ? अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। देखिए, अगर हम बात करें साइंस में इवोल्यूशन की, जैसा कि आपने पूछा सर कि साइंस जो है इवोल्व हो रहा है, 2% केसेस का हमें पता है, 98% चीजों का हमें नहीं पता है। अब मैं बात करूँ इवोल्यूशन की तो 1978 में हमारी ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट जो थी, मैं जस्ट आउट ऑफ द मेन, उसमें ABCD था, ABCDE। लेकिन अभी 2025 में वो ट्रेंड चेंज हो गया है, वहाँ पे X आ गया है कि एयरवे। सभी के दिमाग में यही था कि इमरजेंसी में एयरवे, सांस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, कैटास्ट्रोफिक हेमोरेज है। तो हर चीज में जो बदलाव है वो जरूरी है। कई बार ये चीजें हमें तुरंत पता चल जाती हैं 1-2 साल में, कई बार हमें 50 साल लग जाते हैं। कहाँ 1978 और कहाँ 2025। तो कई बार हमें कई साल लग जाते हैं चीजों को रिफॉर्म करने में, और कई बार हमें अगले दिन ही पता चल जाता है नहीं, दिस हैज टू बी चेंज। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें आज ही छोड़ देनी चाहिए? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो दुनिया का कोई भी आदमी
ये नहीं बता सकता उसको कैंसर होगा या नहीं होगा, चाहे वो कितने ही टेस्ट करवा ले। ये कड़वा सच है। कोई भी साइंस नहीं बता सकती कि इस आदमी को कैंसर हो, चाहे कितने ही टेस्ट वो करवाए, नहीं बता सकती एक चीज। दूसरा, कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है, रोड खराब है तो पंचर होने की संभावना है, जरूरी नहीं कि पंचर होगा। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपका 7% रिस्क ही बढ़ा है कैंसर होने का, लंग कैंसर, जरूरी नहीं है आपको कैंसर ही होगा। गांव में आप देख रहे होगे हर तीसरा दूसरा बंदा स्मोकिंग कर रहा है, हर ताऊ बीड़ी पीता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं उनको कैंसर। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनका हम पता नहीं लगा सकते। हाँ, हैबिट्स हमें चेंज करनी चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी स्लीप पैटर्न, जो सबके आजकल डिस्टर्ब है सभी की। लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, कम से कम 10 घंटे की स्लीप हमें चाहिए। आपने सुना होगा कभी रोनाल्डो का इंटरव्यू सुना है, या किसी भी ऐसे बंदे का जो डिसिप्लिन है, वो पता है क्या बोलते हैं? अर्ली टू बेड, 9 बजे 8 बजे सो जाओ, सुबह 4-5 बजे उठो। क्योंकि वो जो नींद है आपकी वो पूरी होना बहुत जरूरी है। नींद किस लिए बनाई है? जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हो? कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट मारते हो ना, रीसेट हो जाता है पूरा। तो ये बॉडी को रीसेट कर रही है। आपने पूरा दिन जो एफर्ट किया, बॉडी के अंदर जो थॉट्स लाए, सारे मतलब काम किए, उछल कूद की, सब कुछ किया, स्ट्रेन दिया, हार्ट को दिया, लंग्स को दिया, 10 घंटे आप इसको रिलैक्स करो, नेक्स्ट डे के लिए क्या कर। आप ये थोड़ी ना पूरे 7 दिन काम करके भैया अगले 10 दिन के लिए आप फ्री हो गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइफ इज ए डे टू डे फिनोमेना। सेल्स भी डेली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो जरूरी आपको अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, स्लीप मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस तो आदमी का खत्म हो ही नहीं सकता। लाइफ है तो स्ट्रेस करेंगे आप कुछ ना कुछ, अपना नहीं तो फैमिली का रहेगा, फैमिली का नहीं तो पड़ोसियों का रहेगा, पड़ोसियों का नहीं तो रिश्तेदारों का रहेगा, उनका नहीं तो मालिक का रहेगा, मालिक का नहीं तो नौकर का रहेगा। किसी न किसी चीज का स्ट्रेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहेगा। इन सब का नहीं होगा तो देश का रहेगा, देश का नहीं होगा तो अभी देश का रहेगा। अभी जैसे महायुद्ध ये संकट आ रहे हैं, आर्थिक संकट आने की आगे घोषणाएं भी की जा रही, स्ट्रेस की आदमी के ऊपर वो वाली कितना स्ट्रेस चल रहा है। ना सबसे ताकतवर बचेगा, ना सबसे कमजोर, सिर्फ वही बचेगा जो अडेप्ट करेगा। ये इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी थी डार्विन की, जो जिन्होंने बताया था, not the most strongest the person who is going to survive, nor the most intelligent one is going to survive. The person who is most adaptive at change is going to survive. Yes. सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आजकल बहुत ज्यादा डिटेक्ट हो रही, तो सर महिलाएं अपनी डेली लाइफ में ऐसा क्या असेसमेंट का तरीका निकाल सकती हैं जिससे वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर रहे और समय रहते उनको पता चल सके कि वो उस चीज की तरफ तो नहीं जाए? Yes, ऐसा कुछ होता है, जैसे उसको हम बोलते हैं मैनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जब भी वो नहाते हैं या फिर कोई भी फिजिकल, वो चेक कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट को, मैनुअल खुद की एग्जामिन कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कहीं पे पेन है, कोई स्वेलिंग है, कोई डिस्चार्ज है, या निप्पल में इरेगुलरिटी है, कई ऐसे साइंस होते हैं, या कोई कलर चेंज हो गया है, ठीक है, या फिर एक्सिलाइज के अंदर कोई पेन हो रहा है, कोई गांठ बन गई है, तो ये अर्ली साइंस होते हैं जिनके जरिए उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। और इनको छिपाए नहीं। अगर कोई स्वेलिंग बन गई है, कोई गांठ बन गई है, तो वो उसको एग्जामिन करवाए, कंसल्ट करे डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि उसका सही समय पर जांच करके उसको फाइंड आउट किया जा सके वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। सर, जैसे हमारी राशि होती है कुंभ, मेष, सिंह इत्यादि, तो उसमें जो कैंसर वर्ड आता है उसका कैंसर से कोई लेना देना है क्या? काफी लोग सुनते हैं उसमें कैंसर जो है उसका तर्क राशि के लिए आता है। एक्चुअली कैंसर का उससे कोई संबंध नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, वो सिर्फ एक कोरिलेशन है, जोडाइक साइन है। और ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि ये कैंसर में भी सेम स्पेलिंग है और यहाँ पे भी जो है सेम स्पेलिंग जो है वो यूज की जा रही है। सर, एक अंतिम संदेश मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक अंतिम संदेश जो आप हमारे दर्शकों को कैंसर से संबंधित या किसी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से संबंधित देना चाहते? यस, अंतिम संदेश मेरा यही है कि कैंसर जो है शब्द ही जो है वो सोसाइटी में ना रहे, उसके लिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, हेल्दी खाना खाएं, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये चीजें करें। अपने एनवायरनमेंट को ठीक करके अपने शरीर को तो स्वस्थ रख लिया,
एक श्लोक आयुर्वेद के अंदर नगरी नगरी यूज किया गया, नगरी यूज किया गया एनवायरमेंट के लिए। नगरी रथस्थे एक श्लोक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो इसीलिए यूज किया गया है सोसाइटी के लिए कि हमारा एनवायरनमेंट भी साफ होना चाहिए। अब आप देखते हो, पहले आप जब छोटे थे आपके घर के बाहर नीम के पेड़ थे, अब आपको दिखाई देता है नीम का पेड़? नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता हमें ये चीजें। तो हमें पेड़ लगाएं, एनवायरनमेंट को क्लीन करें, क्योंकि आप खुद को क्लीन रख सकते हो, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो आप बीमारियों से बच नहीं सकते। प्रकृति ही पुरुष है, अगर पुरुष प्रकृति को बचा के रखेगा तो सब कुछ मेंटेन रहेगा। अगर पुरुष प्रकृति को ही डैमेज कर देगा तो उसका फिर हर जाना तो भुगतना पड़ेगा उस सभी को, चाहे फिर वो मिलियनियर हो चाहे वो एक आम आदमी। फिर प्रकृति का जो कहर कूदता है तो ये सारी बीमारियां जो है हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से मिलती। तो दोस्तों, ये था हमारा सत्र डॉक्टर सुरेंद्र जी के साथ कैंसर के ऊपर चर्चा करते हुए। आज की वार्तालाप बहुत ही ज्यादा फलदायी रही, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रही और बहुत ही ज्यादा गहरी, अच्छी और जानकारी हमें सर से प्राप्त हुई। हम सर का धन्यवाद करते हैं सर। Thank you very much for giving your precious time and inviting me for a good concepts so we can discuss with us. Thank you. हम आपको आगे आमंत्रित करते रहेंगे। अपने जनमानस के मन में उठने वाले हर एक सवाल का जवाब इस चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल, कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक, कोई भी चिंता अगर आपके मन में उठती है तो आप हमें कमेंटों में बता सकते हैं। हम आपके कमेंटों को एक हेल्दी फीडबैक के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे और जो भी कमियां हमारी है अगर आप हमें उन्हें बताएंगे हम उन्हें ठीक करेंगे। और कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप हमें बताना चाहते हैं हम उसे कवर जरूर करेंगे। कोई भी सवाल आपके मन में उठता हो तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।